टीपू सुल्तान, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में बहादुरी, इनोवेशन और हाँ, विवाद की कहानियां समेटे हुए है। तो चलिए आज उनकी इसी जटिल और बेशकीमती विरासत को समझते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं हाल ही की एक नीलामी से। जानते हैं, टीपू सुल्तान की एक तलवार, सिर्फ एक तलवार, 143 करोड़ रुपए में बिकी। ये कीमत सिर्फ एक चीज की नहीं, बल्कि उस शासक के ऐतिहासिक कद की है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई जंग में इस्तेमाल होने वाली तलवार नहीं थी। नहीं, ये थी उनकी बेड चेम्बर स्वॉर्ड। मुगल डिजाइन की ये तलवार उनकी आखिरी लड़ाई के बाद उनके निजी कमरे में मिली थी। ये हमें उस महान योद्धा के पीछे छिपे इंसान की एक छोटी सी झलक देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस करोड़ों की किंवदंती के पीछे का वो इंसान कौन था? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज के इस विश्लेषण में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम टीपू सुल्तान की जिंदगी और उनकी विरासत के इन 4 खास चैप्टर्स पर नजर डालेंगे। कैसे उनका जीवन आग और युद्ध में तपा, उनका भविष्य को देखने का नजरिया कैसा था, सेरिंगापट्टम का पतन कैसे हुआ और आखिर में उनकी विवादित विरासत क्या कहती। तो पहला अध्याय, आग और युद्ध में तपा जीवन। चलिए देखते हैं कि किन शुरुआती संघर्षों ने टीपू को वो टाइगर बनाया जिसे दुनिया जानती है। टीपू की जिंदगी आप समझिए पैदाइश से ही जंग के मैदान के इर्द गिर्द थी। 1750 में जन्मे टीपू ने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपनी पहली लड़ाई लड़ी। सोचिए, सिर्फ 15 साल। 1780 में पोलीलूर में उन्होंने अंग्रेजों पर एक जबरदस्त जीत हासिल की। हालांकि वक्त बदला और 1792 तक आते आते उन्हें अपना आधा राज्य अंग्रेजों को सौंपने पर मजबूर होना पड़ा। 100 साल गीदड़ की तरह जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जीना। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये टीपू सुल्तान की पूरी जिंदगी का, उनके हर फैसले का, उनकी हर लड़ाई का सार था। लेकिन टीपू सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बिल्कुल नहीं। अब हम उनके उस पहलू को देखेंगे जिसने उन्हें एक इनोवेटर सुल्तान बनाया। तो दूसरा अध्याय है भविष्य की एक दृष्टि। टीपू एक दूर की सोच रखने वाले शासक थे। उन्होंने नए सिक्के चलाए, जमीन के रेवेन्यू सिस्टम में सुधार किया और मैसूर में रेशम उद्योग की नींव रखी, जो आज भी मशहूर है। वो जानते थे कि भविष्य टेक्नोलॉजी का है, इसलिए उन्होंने यूरोप से, खासकर फ्रांस से एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि अपने राज्य को मॉडर्न बना सके। टीपू के इनोवेशंस में सबसे आगे थी उनकी रॉकेट टेक्नोलॉजी। इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। पता है, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब नासा में टीपू की रॉकेट सेना की पेंटिंग देखी तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, मुझे खुशी है कि नासा ने एक भारतीय को युद्ध रॉकेटरी का हीरो माना है। तो क्या खास था इन मसूरी रॉकेट्स में? देखिए, उनका लोहे का केसिंग उन्हें ज्यादा प्रेशर झेलने और लंबी दूरी तय करने की ताकत देता था। और तो और उनके वॉरहेड पर कभी-कभी तलवार का ब्लेड लगा होता था, जो उन्हें और भी घातक बना देता था। उनकी रेंज करीब 1.5 किलोमीटर तक थी, उस जमाने के किसी भी यूरोपियन रॉकेट से कहीं ज्यादा। और ये कोई जुगाड़ नहीं था। टीपू ने इस टेक्नोलॉजी को अपनी सेना में बाकायदा शामिल किया। उन्होंने फतूल मुजाहिदीन नाम का एक मिलिट्री मैनुअल तैयार करवाया, जिसमें हर ब्रिगेड के अंदर रॉकेट चलाने वालों की स्पेशल टुकड़ियां बनाने का जिक्र था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका रॉकेट प्रोग्राम कितना बड़ा था। इस बात से सोचिए कि उनकी हार के बाद अंग्रेजों को 9,000 से भी ज्यादा रॉकेट उनके खजाने में मिले। 9,000। और अब हम पहुंचते हैं टीपू सुल्तान की जिंदगी के उस निर्णायक मोड़ पर जहां उनकी बहादुरी की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। अध्याय 3, सेरिंगापट्टम का पतन, एक शेर की वो आखिरी दहाड़। 1799 सेरिंगापट्टम की घेराबंदी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। 5 अप्रैल को अंग्रेजों ने डेरा डाला। 2 मई तक उन्होंने किले की दीवार में एक बड़ी सेंध लगा दी और फिर 4 मई को दोपहर 1 बजे वो आखिरी चौतरफा हमला शुरू हो गया। हमले का नेतृत्व कर रहा था मेजर जनरल डेविड बेड, जो कभी टीपू का कैदी रह चुका था और उसके दिल में टीपू के लिए बेहिसाब नफरत थी। उसने अपने सैनिकों से यही कहा, मेरे पीछे आओ और खुद को ब्रिटिश सैनिक साबित करो। हमला बहुत ही जबरदस्त था। सैनिक उस टूटी हुई दीवार से अंदर घुसे जा रहे थे, लेकिन टीपू, वो खुद बचाव के लिए दौड़े और एक दीवार के पीछे से हमलावरों पर गोलियां चलाने लगे, जबकि उनके नौकर उनके लिए बंदूकें लोड कर रहे थे। उन्होंने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। घायल टीपू को पीछे हटना पड़ा और वो वाटर गेट पर घिर गए। उनका घोड़ा भी मारा गया।
तभी एक ब्रिटिश सैनिक ने उनकी कीमती बेल्ट छीनने की कोशिश की और सुल्तान ने अपनी आखिरी बची खुची ताकत से उस पर वार किया और तभी उन्हें गोली मार दी गई। जब मेजर एलन ने टीपू का शव खोजा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बाद में लिखा, उनकी आंखें खुली थीं और शरीर इतना गर्म था कि हमें एक पल के लिए लगा कि शायद वो अब भी जिंदा हैं। टीपू की मौत के साथ उनकी कहानी खत्म नहीं होती। असल में वहीं से उनकी विरासत पर बहस शुरू होती है, जो आज तक जारी है। तो हमारा अंतिम अध्याय है सुल्तान की विवादित विरासत। ये है टीपू सुल्तान, वो शख्स जिसे दुनिया मैसूर का टाइगर के नाम से जानती है। आज टीपू सुल्तान को वो बिल्कुल अलग नजरियों से देखा जाता है। एक तरफ वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले एक हीरो हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें क्रूर शासक के रूप में देखा जाता है, जिसने अपने विद्रोहियों पर काबू पाने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने जैसे कठोर तरीके अपनाए। लेकिन टीपू की एक विरासत ऐसी है जिस पर कोई विवाद नहीं है, और वो है मैसूर रॉकेट। अंग्रेजों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया, उसे रिवर्स इंजीनियर किया और सर विलियम कॉन्ग्रेव ने इसे और बेहतर बनाया। यही कॉन्ग्रेव रॉकेट्स नेपोलियन के खिलाफ युद्धों में इस्तेमाल हुए, और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रगान की एक लाइन द रॉकेट्स रेड ग्लेयर भी इन्हीं से प्रेरित है। तो आखिर कौन थे टीपू सुल्तान? एक नायक, एक अत्याचारी या एक इनोवेटर? शायद वो इन सभी का एक मिश्रण थे। इतिहास ऐसे जटिल व्यक्तित्वों का फैसला कैसे करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।